हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका एसएससी जीडी का ये सेट नंबर 17 है। इससे पिछले क्लासों में मैंने आपको 16 सेट और साथ में संविधान के 4 भाग आपको कवर करा दिए हैं। यदि आपने वह भाग नहीं देखा है तो जाके आप उनको भी कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास के अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन में कहा गया है पुराना किला किसने बनवाया। तो पुराना किला का जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। आपको पता होगा कि शेरशाह सूरी ने 1540 में बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें इसने हुमायूं को पराजित कर दिया था। और शेरशाह सूरी ने भारत में सूरवंश की स्थापना की और इसका कार्यकाल 1540 से 45 तक माना जाता है। ठीक है, इसके बचपन का नाम फरीद था। याद रखोगे, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था और इसको शेरशाह की उपाधि शेरशाह की उपाधि इसको किसने दी है? तो बहलूल लोदी ने। किसने दी है? बहलूल लोदी ने इसको शेरशाह की उपाधि से नवाजा था। और साथ में ही शेरशाह सूरी भारत में पहली बार इसने, ध्यान रखोगे, रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। रैयतबाड़ी व्यवस्था शेरशाह सूरी के द्वारा लागू की गई थी। एक कर था जरीवाना, इसी ने लागू किया है। और मुसीबाना, जरीवाना और मुसीबाना 2 कर शेरशाह सूरी के द्वारा भारत में लागू किए गए थे। ठीक है, और इसके बचपन का नाम फरीद था। बाद में इसी को बहलूल लोदी ने शेरशाह सूरी के नाम से पुकारा था। और इसका वर्तमान में जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? तो बिहार के सासाराम में। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का वर्तमान में मकबरा है। जबकि शेरशाह सूरी की मृत्यु भी याद रखना आप लोग, इसकी मृत्यु 1545 में कालिंजर का अभियान ये कर रहा था। कौन सा अभियान था? कालिंजर का अभियान। कालिंजर के अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। कब? 1545 में। तो याद रखना, पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आते हैं अकबर। तो अकबर का जन्म 1542 में हुआ है। आपको पता होगा, अकबर के बारे में पीछे पूरा क्लास में अच्छे से कवर करा चुका हूँ। आप कमेंट करके बताओगे कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब की थी। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि पेटीकोट का जो शासन माना जाता है अकबर का, वो 1560 से लेकर 1562 का ये शासनकाल इसका पेटीकोट का शासन कहलाता है। साथ में ही बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध की ट्रिक मैं पीछे कवर करा चुका हूँ। पान खा के चांद के घर जा, पान खा के चांद के घर जा, चांद के घर जा। तो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध थे। याद रखना है, भारत में तुगलकमा नीति यानी तोप खाने की जो प्रथा थी, तोपों को प्रयोग सबसे पहले बाबर ने ही किया था और पानीपत के युद्ध में किया है। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? चलो आगे बढ़ा जाता है। पहला क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। अब यहाँ पर कुछ देखना है आपको, अकबर के द्वारा बनवाए गए प्रमुख किले कौन कौन से हैं। तो पहला, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? अकबर ने। आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया। दीवाने खास अकबर, पंचमहल अकबर, जोधाबाई का महल अकबर और इबादत खाना की स्थापना भी किसके द्वारा की गई है? महान अकबर के द्वारा की गई है। हिंदी का स्वर्णकाल अकबर के काल को ही कहा जाता है। बोलो, बात क्लियर हो गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कहता है स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे, गोखती, सैलू, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। उसमें से खिलजी वंश का एक सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। इसको द्वितीय सिकंदर ए सानी के नाम से पुकारा जाता है। याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने लागू की थी। ठीक है, याद रखोगे, जजिया, जकात,
ज़कात और खुम्स जैसे कर इसने लागू किए थे और इसने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मदिरा पान पर इसने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी को ही सिकंदर ए सानी या सिकंदर का पूर्वगामी कहा जाता है। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक दिया हुआ है, इसको पागल बादशाह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने भी कार्य किए थे सबके सब विफल हो गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी को दिल्ली से, ध्यान रखना है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, लेकिन जब दिल्ली से दौलताबाद ले गया 1326-27 में और वापस दौलताबाद से दिल्ली लाया कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन पूरे दिल्ली सल्तनत में ये सबसे योग्य शासक था, सर्वाधिक भाषाओं का ये ज्ञाता था। ठीक है, अब इसने जिस समय दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ये ले गया था उस समय गर्मी का मौसम था, सड़क के किनारे ना तो पीने के लिए पानी था और ना ही ठहरने के लिए कोई इंतजाम इसके द्वारा किया गया था। तो कुछ लोग रास्ते में ही अपना दम तोड़ चुके थे। उसके बाद इसने देखा कि ये सफल नहीं हो पाएगा, तब ये राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली लेकर वापस आ गया था। तो इसीलिए इसके जितने भी कार्य थे सब असफल माने जाते हैं। ठीक है, आगे आइए। सिकंदर लोदी वंश का है, याद रखना लोदी वंश को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोदी वंश को भारत में पहला अफगान वंश कहा जाता है। लोदी वंश को भारत में प्रथम अफगान वंश के रूप में जाना जाता है, याद रखोगे। और सिकंदर लोदी ने ही 1504 में आगरा शहर की स्थापना की है। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना की और ये गुरमुखी लिपि में ये अपनी कविताएं लिखता था, याद रखोगे। तो गुरमुखी लिपि में कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बलबन के द्वारा लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया गया। लौह एवं रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। तो बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया संसद की निम्नलिखित में से स्थायी समितियों में किसमें राज्यसभा का कोई भी सांसद नहीं होता है? तो संसद के अंदर प्रमुख रूप से स्थायी समिति होती है 3। कितनी होती हैं? स्थायी समिति 3 होती हैं। एक होती है प्राक्कलन समिति, एक होती है लोक लेखा समिति और तीसरी होती है लोक उपक्रम समिति। 3 समितियां होती हैं, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 ही सदस्य कहाँ से होते हैं? तो ये लोकसभा से होते हैं। कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। यानी प्राक्कलन समिति में कोई भी सदस्य राज्यसभा का नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आकलन समिति या प्राक्कलन समिति, बात एक ही है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 7 होते हैं राज्यसभा से और आपके 15 होते हैं लोकसभा से। ठीक है भाई, याद रखोगे। लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से होते हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति ये संसद की सबसे पुरानी समिति है। संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति है। ध्यान रखना है, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है।
तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आकलन समिति यानी प्राकलन समिति को ही आकलन समिति के नाम से जाना जाता है। बताइए, मन मन में बोल लीजिए, प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। सब कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। और उसके बाद लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। सब कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से, 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से। लोक उपक्रम में कितने होते हैं? 22, 7 और 15, सेम इसी में रहता है। बोलो, बात क्लियर होगी यहाँ तक? तो याद रखना, संसद की 3 प्रमुख स्थायी समितियाँ होती हैं, प्राकलन, लोक लेखा समिति और आकलन समिति, लोक उपक्रम समिति। बोलो, बात क्लियर हो गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य के बीच संबंध की जांच की थी? ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। इसका आंसर होगा आपका सरकारिया आयोग। कौन सा आयोग होगा? सरकारिया आयोग। केंद्र और राज्य के बीच चर्चा भाग 11 में की गई है। याद रखना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसके लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? सरकारिया आयोग बनाया गया। पहला है अशोक मेहता समिति। तो कल मैंने आपको पढ़ाया, एक बलवंत राय मेहता समिति होती है और एक अशोक मेहता समिति है, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनती है और वहीं अशोक मेहता समिति 1977 में बनती है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की गई, जबकि अशोक मेहता समिति के द्वारा भारत में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की गई थी। बोलो, बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह होता क्या है? तो छोटे छोटे ग्रह जो ग्रहों से छोटे होते हैं सौरमंडल में। ध्यान रखना, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ग्रहों से छोटे होते हैं और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। इनकी स्थिति हमारे सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाई जाती है। याद रखोगे, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित है क्या? क्षुद्र ग्रह। अब थोड़ा सा आगे आइए, यहाँ पर मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्षुद्र ग्रह स्थित कहाँ है? तो मंगल बृहस्पति कहाँ स्थित है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है। आप जैसे इमेज में ये देख रहे हैं। ठीक है, खोजा गया पहला क्षुद्र ग्रह कौन सा था? तो ये था सेरेस। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खोजा गया पहला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। परिक्रमा ये किसकी करते हैं? क्षुद्र ग्रह। तो याद रखना, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो परिक्रमा सूर्य खोजा गया प्रथम, सेरेस है और इसकी स्थिति मंगल व बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाई जाती है। बोलो, बात क्लियर? और इनकी खोज किसने की है? खोज की है टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे के द्वारा क्षुद्र ग्रहों को खोजा गया था। क्लियर? चलिए देखिए, क्वेश्चन में कहा गया छत्रक सेल विशिष्ट प्रकार की एक आकृति है जो कहाँ देखी जाती है? तो याद रखना, ये हमेशा मरुस्थलीय क्षेत्र में देखी जाती है। ठीक है, कैसे? अभी मैं आपको बताऊंगा। हवाओं के तेज रफ्तार के कारण और तेज दबाव के कारण वहाँ से होता क्या है, रेतीली जो मिट्टी होती है वो उड़ने के बाद कुछ इस प्रकार की आकृति बन के तैयार हो जाती है और इसी छतरी जैसी आकृति को क्या कहा जाता है? छत्रक सेल कहा जाता है। तो याद रखना है, छत्रक आकृति किन क्षेत्रों में मिलती है? मरुस्थलीय यानी रेतीले क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, केरल की मौन घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आराम से आपको समझना है। देखिए, केरल की जो मौन घाटी है, केरल की जो शांत घाटी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये किस जिले में है? तो पालकक्कड़ जिले में है। पालकक्कड़ जिले में है। ठीक है भाई, याद रखना है। इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है? तो 89 वर्ग किलोमीटर है। 89 वर्ग किलोमीटर है किसका? शांत घाटी का। ठीक है, बात क्लियर? ये अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है।
जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना इतनी बात। तो इसका आंसर हो जाएगा पादप तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां यहाँ पाई जाती हैं, जैव विविधता के लिए ये प्रसिद्ध मानी जाती है। और वहीं एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के चमोली जिले में। याद रखना है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। ये इस प्रकार से आपको इमेज दिखाया गया है, गौर से इसको देख लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन कहता है गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका नाम ही गर्म पानी क्यों है? तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंदर एक गर्म पानी का जलप्रपात है, इसलिए इसका नाम ही गर्म पानी अभ्यारण्य रख दिया गया है। और ये कहाँ स्थित है? तो दिफू असम में है। रट लियो जाके ले भाई, ठीक है, कि गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम। ठीक, अब असम के कुछ और अभ्यारण्य मैंने आपके लिए लिए हैं, यहाँ पर आ जाइए, गौर से देखिए। असम में कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे आइए। मानस, ओरंग, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। आगे है दिब्रू साईखोवा। तो असम के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं देख लो एक बार। कांचीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई और दिब्रू साईखोवा, ये सब कहाँ के हैं? असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो याद रखना, इतनी बात नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था से आशय क्या होता है? आराम समझना। वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर निजी और सरकारी दोनों का अस्तित्व रहता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब व्यापारी वर्ग की भी चलती हो और सरकार का भी अस्तित्व रहता हो, उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब गौर से देखिए, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होगा, गलत हो गया। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व रह जाता है, उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ देखा जाता है? भारत में। ठीक, चलिए क्वेश्चन कहता है पानी की सतह पर हल्के रखी गई लोहे की कील उस पर क्यों तैरती है? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब वह पानी के भीतर रहेगी तब वह अपने वजन से अधिक पानी को विस्थापित करेगी, गलत है। सुई की सघनता पानी की सघनता से कम होती है, गलत है। ठीक है, उसके पृष्ठीय तनाव के कारण, ये बात बिल्कुल सही है। पृष्ठ तनाव अधिक होता है पानी का, इसलिए सुई जल की सतह पर तैर रही होती है। ठीक, पृष्ठ तनाव होता क्या है? आराम से एक एक बात समझना है। देखिए यहाँ से मैंने क्लियर कर दिया है, यहाँ आ जाइए। पृष्ठ तनाव परिभाषा क्या होती है? तो पृष्ठ तनाव उसे कहते हैं जो कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता हो, उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। मान लीजिए यदि आपका पेपर आपके नज़दीक आएगा, आपका क्षेत्रफल कमते चला जाएगा। क्षेत्रफल मीन्स आपके जो घूमने का या आपका रिश्तेदार आने जाने का, ये सब कम हो जाएगा। आप एक रूम में बंद होते चले जाओगे और तनाव भी बढ़ते चला जाएगा। तो याद ऐसे रखोगे, क्षेत्रफल कब यदि कमेगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल के और पृष्ठ तनाव के विपरीत रेसिप्रोकल संबंध होता है, याद रखोगे। पृष्ठ तनाव उसे कहते हैं जो कम से कम एरिया घेरने का प्रयास करता हो। जैसे गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है, ठंडा खाना स्वादिष्ट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि गर्म खाना का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम होता है, और जैसे ही आप उस खाने को खा लोगे तो आपके जीभ के विभिन्न भाग पर वो अच्छे से घूम पाएगा और आपको खाने का प्रत्येक स्वाद मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ना। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं समुद्र में,
उन्हें शांत करने के लिए क्या किया जाए, तो केरोसिन तेल डाल दो। उससे क्या होगा, तो उससे समुद्र का पृष्ठ तनाव कम जाएगा। पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण पानी को जकड़े हुए है और ये जो पानी है वो ऊपर की ओर उड़ते हुए जा रहा है। बोलो बात क्लियर। वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, क्यों, पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण। पृष्ठ तनाव जकड़े हुए हैं तो वर्षा की बूंदें गोल हैं, ठीक है। नॉर्मल डिटर्जेंट से धोने पर कपड़े अधिक साफ होते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि डिटर्जेंट से घुलने पर पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कम जाता है और कपड़े के विभिन्न हिस्से में पहुंचकर उसको साफ कर देता है, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखना है। वहीं पर पृष्ठ तनाव बराबर होता क्या है, याद रखना है। पृष्ठ तनाव बराबर होता है, एक तो होता है बल बट्टे लंबाई, बल बट्टे लंबाई, या आप कह देना कार बट्टे क्षेत्रफल होता है पृष्ठ तनाव, यानी जूल प्रति मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति मीटर स्क्वायर पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। पृष्ठ तनाव के उदाहरण मैंने अभी आपको समझा दिए, तो याद रखोगे कार बट्टे क्षेत्रफल या बल बट्टे लंबाई क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, ठीक है, आराम समझना है। तो देखिए गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है वो हाफ mv² होती है। मास और वेलोसिटी दोनों पे निर्भर करेगी। गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv², तो मास पे भी निर्भर करेगी और वेलोसिटी पर भी निर्भर करेगी, ठीक है। तो देखिए गतिशील चलनशील पिंड के वेग पर ओनली गलत हो गया, गतिशील पिंड के भार पर गलत हो गया, पिंड के दाब पर ही गलत है। तो कौन सा बचा अब आपका, चौथा। गतिशील पिंड के वेग और भार दोनों पर निर्भर करती है गतिज ऊर्जा। बोलो बात क्लियर हो गई। तो जिनमें गति पाई जाती हो उन सब में गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन याद रखोगे वहीं पर स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा ये क्या होती है, तो ये mgh होती है, मतलब मास हो, गुरुत्वीय त्वरण भी हो, लेकिन ऊंचाई भी हो। तो स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऊंचाई पर काम करेगी। जैसे तने हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। बांध बनाकर रोके गए जल में कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। चाबी वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। छत पर लटके हुए पंखे में कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। बोलो बात क्लियर। तो ऊंचाई पर हो और रुका हुआ हो उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। एक और याद रखोगे यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा जहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिल जाती हो वहाँ पर उत्पन्न होती है यांत्रिक ऊर्जा। मतलब ऊंचाई पर भी हो और गतिशील भी हो। ऊंचाई भी आपके पास होनी चाहिए, गतिशील वस्तु भी आपके पास होनी चाहिए। ऊर्जा कौन सी होगी, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे छत पर दौड़ता हुआ लड़का, ऊंचाई भी है और गति भी है, तो क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा। छत पर लटका हुआ पंखा चल रहा है, कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा। तो ऊंचाई भी हो और गति भी हो, यांत्रिक ऊर्जा होगी। केवल ऊंचाई है और रुकी हुई है तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। और जमीन पर गतिज ऊर्जा जैसे वेग होगा वो प्रत्येक ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाएगी। बोलो बात क्लियर हो गया। देखो दोस्त हमेशा याद रखो, मेरा उद्देश्य है आपको कम समय में बहुत अधिक आपको डाटा दे देना, ठीक है, इतना कि आपका पेपर 101% क्लियर यहाँ से हो जाए। अब इसी सेट को मैं अगर 1.5 घंटे में कराऊँ, लाइव भी आके पढ़ा सकता हूँ आपको, उससे कोई बेनिफिट नहीं है अभी फ़िलहाल आपके लिए। अभी 1-1 मिनट आपका बहुत बेशकीमती है जिसको बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन हो या ज़बरदस्त क्वेश्चन हो, पेपर में फंस जाए बढ़िया है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं चाहूँ तो क्वेश्चन ऐसे भी ला सकता हूँ। यदि आप तैयारी किए हुए हैं तो आपने देखा भी नहीं होगा उनको, ऐसे फ़ायदा क्या है। वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ आगे भी जो आपके पेपर से संबंध रखते हों। आपका समय बहुत बहुमूल्य है, इस समय को
सदुपयोग के रूप में लेके आओ, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि आप 20 क्वेश्चन को 2 घंटे में देख रहे हैं। अच्छे से इनको देख लीजिए, नोट्स तैयार करिए, इनको पढ़ाई करिए, है ना। तो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा आज मटेरियल आ चुका है, और जो बच्चे को आप ऐसा समझिए अपने मार्ग से भटका रहा है, तो एक सही डायरेक्शन में चलना है, अच्छे से कवर करना है चीज़ों को, और मेरे साथ एंड तक लगे रहना है। विश्वास मानिए, एक भी क्वेश्चन पेपर से टस से मस नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है पीतल किसका बना होता है। तो आज मैं आपको इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये हमेशा याद रहेगा। क्या याद रहेगा? पिताजी। पिताजी याद रखोगे इतनी बात। पी से होता है पीतल, ठीक है। ता से हो जाएगा आपका तांबा, और जा से हो जाएगा आपका जस्ता, ठीक है। तो पीतल किसका मिश्रण होगा? तांबा और जस्ता का होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने और आपको इंपोर्टेंट लिए, यहाँ पर समझिए। क्वेश्चन कहता है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। ये हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पेपर में उठता है, तो इसी में छुपा हुआ है इसका आंसर। जा से जस्ता, जा से जस्ता, मा से तांबा याद रखना है, तांबा, ठीक है, तांबा। और उसके बाद ना से निकिल याद रखना है, ना से निकिल। तो जर्मन में ही उसका आंसर है। जस से जस्ता, मा से तांबा, या ऐसे रखोगे तांबा, याद रखोगे ना, तांबा, ठीक है। और ना से निकिल होता है। बात क्लियर। अब देखिए गंध धातु भी याद हो जाएगी यहीं से। कैसे? जस्ता, जस्ता, तांबा, और निकिल की जगह यदि आपका टिन आ जाए तो क्या बन जाएगा? आपका गंध धातु बन जाएगी। उसके बाद में आपका कृत्रिम सोना, ये क्या होता है? तो तांबा प्लस एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। क्या? कृत्रिम सोना। सोल्डर क्या होता है? तांबा, तांबा प्लस टिन क्या होता है? सोल्डर होता है। याद रखोगे जर्मन सिल्वर, जस्ता, तांबा, निकिल, इसी से बना दो गंध धातु। जस्ता, तांबा, टिन, सोल्डर, तांबा, टिन, उसका कृत्रिम सोना, तांबा और एल्युमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण कौन सा है। जो बिल्कुल नेचुरल कारण हो उसे बताना है। तो वायु प्रदूषण का सबसे सामान्य कारण हो जाएगा धुआं। क्या हो जाएगा? धुआं हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन के बारे में सुनिए। कार्बन मोनोऑक्साइड CO सबसे जहरीली वायु प्रदूषक गैस है। सबसे जहरीली वायु प्रदूषक गैस, ठीक है, याद रखोगे। साथ में ही सिगरेट धुआं में कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला पॉइंट, मीठी नींद की गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना है मीठी नींद की गैस का मतलब क्या होता है? यदि आप बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो जाते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, और मीठी नींद का मतलब होता है, इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। आपको एक निंद्रा में ले जाएगी और आप पता भी नहीं पड़ेगा हम कब ऊपर चले गए, ठीक है। याद रखोगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आग बुझाने वाली गैस है ये। याद रखना मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन लिखूंगा जो GD में आ सकता हो या फिर GD में पूछा गया हो। काबिलियत दिखाने के लिए क्वेश्चन लेके नहीं आऊँगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे समझो। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में उच्च दाब पर क्या भरा जाता है? तो याद रखना है CO2 भरा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की घटना के लिए उत्तरदायी गैस भी कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कहता है आभासी फल किसे कहते हैं। आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इसमें, ध्यान सुन लीजिए। आभासी फल हमेशा याद रखना है, उस फल को आभासी फल कहा जाता है जिसके निर्माण में पुष्पासन हिस्सा
जो नीचे पुष्पासन होता है, जैसे मान लीजिए सेब अपने पास, ठीक है, जिसके निर्माण में पुष्पासन हिस्सा भाग लेता हो, नीचे फूल लगा हुआ रहता है उसमें, उसे कहते हैं आभासी या असत्य फल, या असत्य फल, ठीक है, असत्य फल कहते हैं। तो अब इसमें ऑप्शन देख के बता दीजिए, सेब, आम, टमाटर, अमरूद। ना तो अमरूद में आपका फूल होता है नीचे, ना ही टमाटर में होता है, ना ही आम में होता है, किस में होता है, सेब में होता है। तो सेब को असत्य फल कहा जाता है, याद रखोगे। आगे समझिए, यहाँ पर मैंने कुछ और लिया है, जैसे सत्य फल क्या है, तो आम है, लीची है, जामुन है, मतलब इसमें पुष्पासन हिस्सा नहीं लेता है। असत्य फल में सेब, नाशपाती, अनानास, ये सब क्या है आपके असत्य फल है। अनिषेचक फल मतलब इसका विकास बिना किसी निषेचन के ही हो जाता हो, जैसे केला और अंगूर। निषेचन क्या होता है, हमने आपको पहले बता दिया है, पराग कण का पराग कोश में जाकर मिल जाना ही क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। बोलो बात क्लियर हो गई। आगे आइए, क्वेश्चन कहता है मिनी माटा रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। याद रखियो, जल में यदि पारा की अधिकता होती है, पारा की अधिकता से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, तो याद रखना है, उसे कहते हैं मिनी माटा रोग। इसमें शरीर कमजोर हो जाता है, याद रखना है, ठीक है। देखिए गौर से, इस प्रकार का कुछ आपका शरीर हो जाता है। ये इमेज शायद साफ नहीं आई है यार, कोई बात नहीं, अगला देखिए, यहाँ पर ध्यान सुनो। तो पारा की अधिकता से क्या हो गया आपका, मिनी माटा रोग हो गया। कैडमियम की अधिकता से इटाई हो गया। लोहा की अधिकता से लीवर सिलोसिस हो गया। तांबा की अधिकता से जेविल्सन हो गया। एक नंबर यहाँ से कन्फर्म जीडी पूछता है, याद रखना है। पारा मिनी माटा, कैडमियम इटाई, लोहा लीवर सिलोसिस, तांबा जेविल्सन, याद होगी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनियक क्या था। इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनियक आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एनियक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यहीं से क्वेश्चन और आता है यूनिवैक। यूनिवैक क्या है, तो विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर। यूनिवैक विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर और साथ में विश्व का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर। तो विश्व का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक, डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, वर्तमान समय में फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपरफास्ट कंप्यूटर है। कहाँ का है, यूएसए का है। विश्व का सबसे तेज सुपरफास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये है फ्रंटियर। कहाँ का है, अमेरिका का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, PSLV का पूरा नाम क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। PSLV है क्या, तो एक रॉकेट लॉन्चर है। पहली बार इसका प्रयोग 1993 में हुआ है, ठीक है। कहाँ से, श्रीहरिकोटा से इसका पहली बार प्रयोग हुआ था। कब हुआ, 1993 में। क्या है, रॉकेट लॉन्चर है। इसकी फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए एक बार फटाफट से। ए ऑप्शन हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पर खिलाड़ियों का उनका खेल से संबंध दिखाया गया है, गौर से देखना है। सानिया मिर्जा टेनिस है, ये सही है। साइना नेहवाल बैडमिंटन है, ये भी सही है। झूलन गोस्वामी क्रिकेट है, ये भी सही है। जीव मिल्खा सिंह शतरंज, ये गलत है। जीव मिल्खा सिंह कौन थे, तो पेशेवर गोल्फर थे भारत के। कौन थे, गोल्फर, याद रखना है। मिल्खा सिंह अलग है, जीव मिल्खा सिंह अलग है। और जीव मिल्खा सिंह कौन थे, गोल्फर थे, याद रखना है। 1999 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था।
जीव मिल्खा सिंह को 1999 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ आ जाइए। देखिए कुछ खिलाड़ी संबंधित है। बाईचिंग भूटिया फुटबॉल, कदम्बी श्रीकांत बैडमिंटन, विश्वनाथ आनंद शतरंज खेलते हैं, मीराबाई चानू भारोत्तोलन खेलती है, नीरज चोपड़ा भाला फेंक। अब आपको कमेंट करना है भाला फेंक दिवस कब होता है भारत में, ठीक है। भाला फेंक दिवस भारत में कब होता है। अनीस भनवाला निशानेबाज, बजरंग पुनिया कुश्ती। आगे आइए, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मैरी कॉम मुक्केबाज, मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग, हिना सिद्धू शूटिंग। याद रखोगे, हिना सिद्धू शूटिंग। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश की मुद्रा बिर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार जीडी पूछ चुका है। तो बिर मुद्रा है इथोपिया की। कहाँ की है? इथोपिया। याद रखोगे। कैपिटल क्या है इसकी? अदिस अबाबा है। कैपिटल क्या है इसकी? अदिस अबाबा, ठीक है। इरिट्रिया की राजधानी क्या है? असमारा है, असमारा, ठीक है। इसकी मुद्रा क्या है? तो नाकफा। क्या है इसकी मुद्रा? नाकफा। याद रखोगे। इरिट्रिया का राजधानी क्या है? असमारा है। भाई मुद्रा क्या है इसकी? नाकफा है। इरिट्रिया की मुद्रा नाकफा है, ठीक है। और एस्टोनिया की कैपिटल क्या है? तालिम है। क्या है? तालिम। मुद्रा क्या है इसकी? तो इसकी मुद्रा आपके पास यूरो। क्या मुद्रा है? यूरो है। तो बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से आज का आपका ये सेट समाप्त हुआ। कमेंट आप लोग जरूर करना कि कैसा लगा आपको ये सेट, और मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।